नमस्कार। आज हम रेलवे भर्ती बोर्ड मतलब आरआरबी की एक बहुत ही जरूरी अधिसूचना पर गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ। यह है सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस यानी सेन संख्या 062025 और ये नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज एनटीपीसी जिसे कहते हैं उसके ग्रेजुएट लेवल पदों से जुड़ी हैं। बिल्कुल। ये वो पद होते हैं जिनके लिए कोई खास मतलब तकनीकी डिग्री नहीं चाहिए होती। हाँ, और ये सच में एक बहुत बड़ा मौका है उन लाखों उम्मीदवारों के लिए जो भारतीय रेलवे में अपना करियर बनाना चाहते हैं। इस बार कुल 5,810 वैकेंसीज की घोषणा हुई है, जो कि मतलब काफी अच्छी संख्या है। अरे वाह, 5,810 ये तो सच में एक बड़ा अवसर है। तो चलिए फिर इस अधिसूचना के सागर में गोता लगाते हैं और पता करते हैं कि सबसे काम की जानकारी क्या है। हाँ। जैसे कौन से पद हैं, जरूरी तारीखें क्या हैं, कौन अप्लाई कर सकता है और अप्लाई करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं बल्कि उसे आसान बनाना है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स तो काफी बड़ा होता है और उसमें से सबसे जरूरी जानकारी निकालना बहुत अहम है ताकि उम्मीदवार कोई गलती ना करे। छोटी सी चूक भी भारी पड़ सकती है। सही। तो शुरुआत करते हैं पदों से। कौन कौन से मौके हैं इस बार? इसमें कुछ जाने पहचाने और कह सकते हैं प्रतिष्ठित पद है, जैसे चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर। ये तो बहुत पॉपुलर है। गुड्स ट्रेन मैनेजर, हाँ, स्टेशन मास्टर, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रैफिक असिस्टेंट भी। हाँ, और ये ध्यान रखना जरूरी है कि हर पद का अपना अलग पे लेवल है। 7वें सीपीसी के हिसाब से शुरुआती वेतन अलग है और सबसे जरूरी मेडिकल स्टैंडर्ड्स। अच्छा, मेडिकल स्टैंडर्ड। हाँ, वो A2, B2 या C2 कैटेगरी में आते हैं। A2 इनमें सबसे सख्त माना जाता है। ओके। खासकर उन पदों के लिए जहां सेफ्टी की जिम्मेदारी ज्यादा हो। और उम्र की बात करें तो आमतौर पर 18 से 33 साल है। 18 से 33। हाँ, और इसकी गिनती 1 जनवरी 2026 को आधार मानकर होगी। और जैसा बताया, कुल वैकेंसीज है 5,810। इनका पूरा ब्रेकअप मतलब आरआरबी वाइज, कम्युनिटी वाइज, वो सब नोटिफिकेशन के एनेक्शर बी में दिया हुआ है। ठीक है, एनेक्शल बी में डिटेल्स मिल जाएंगी। अब आते हैं उस चीज पर जिसका सबको इंतजार रहता है, इंपॉर्टेंट डेट्स। ये तो नोट कर लेनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो रहे हैं 21 अक्टूबर 2025 से। 21 अक्टूबर। और फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो है 20 नवंबर 2025 रात 11:59 तक। फीस भरने के लिए 2 दिन एक्स्ट्रा हैं, 22 नवंबर 2025 तक। अच्छा। और अगर खुदा ना खास्ता फॉर्म में कोई गलती हो गई तो सुधार के लिए एक मॉडिफिकेशन विंडो खुलेगी। हाँ, वो भी है। वो 23 नवंबर से 2 दिसंबर 2025 तक रहेगी, लेकिन इसमें एक पेंच है। हाँ, इसमें चार्ज लगता है। हाँ, 250 रुपए का शुल्क है और वो नॉन रिफंडेबल है, मतलब वापस नहीं मिलेगा। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत जरूरी सलाह है। देखिए, लास्ट डेट का इंतजार तो करना ही नहीं है। हाँ, वो तो है। वेबसाइट पर लोड भर जाता है, दिक्कतें आती हैं, पर उससे भी ज्यादा जरूरी एक बात है, जब आप पहली बार आरएनबी पोर्टल पर क्रिएट एन अकाउंट करते हैं ना। हाँ, रजिस्ट्रेशन। हाँ, जो रजिस्ट्रेशन होता है उसमें जो डिटेल्स आप भरते हैं, नाम, माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल, मोबाइल नंबर और आपका चुना हुआ आरएनबी, ये चीजें बाद में बदल नहीं सकती। ओह, ये लॉक हो जाती हैं। हाँ, ये लॉक हो जाती हैं। इसलिए अकाउंट बनाते वक्त और अपना आरएनबी चुनते वक्त 100 बार सोचें, पूरी सावधानी रखें। ये गलती सुधरती नहीं है बाद में। ये तो बहुत ही अहम बात बताई आपने, मतलब आरआरबी का चुनाव बहुत सोच समझकर करना होगा। चलिए अब पात्रता यानी एलिजिबिलिटी को समझते हैं। कौन अप्लाई कर सकता है? नेशनैलिटी की बात करें तो हाँ, तो सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। ओके। या फिर नेपाल, भूटान के नागरिक और कुछ शर्तों के साथ तिब्बती शरणार्थी भी जो 1 जनवरी 1962 से पहले भारत आए हों। कुछ और प्रवासी श्रेणियों का भी जिक्र है नोटिफिकेशन में। ठीक है। और आयु सीमा मतलब एज लिमिट पर थोड़ी और क्लैरिटी दे दें। आपने 18-33 बताया था। हाँ, तो 1 जनवरी 2026 को जनरल यानी अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए उम्र 18 से 33 साल के बीच होनी चाहिए। 18 से 33, ठीक है। लेकिन ऊपरी आयु सीमा में छूट भी है, जैसे SC/ST उम्मीदवारों को 5 साल की छूट है। 5 साल। ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उन्हें 3 साल की। ओके। एक्स सर्विसमैन को उनकी सर्विस पीरियड और कैटेगरी के हिसाब से 3, 6 या 8 साल की अतिरिक्त छूट मिलती है। और जो PWD उम्मीदवार हैं यानी विकलांग व्यक्ति, उन्हें उनकी कैटेगरी के अनुसार 10, 13 या 15 साल तक की छूट है। काफी ज्यादा छूट है। हाँ, इसी तरह विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और कुछ अन्य श्रेणियों के लिए भी नियम है।
पूरी लिस्ट देखनी होगी। और पढ़ाई, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? देखिए, उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। बस ग्रेजुएट होना जरूरी है? किसी भी स्ट्रीम में, हाँ, किसी भी स्ट्रीम में। लेकिन सबसे जरूरी बात, ये डिग्री या उसका फाइनल रिजल्ट वो एप्लीकेशन की लास्ट डेट यानी 20 नवंबर 2025 तक आ जाना चाहिए। अच्छा, डेट ऑफ रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, जिनका रिजल्ट इसके बाद आएगा वो एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। और हाँ, कुछ पोस्ट हैं जैसे जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। हाँ, टाइपिस्ट वाले। हाँ, उनके लिए कंप्यूटर पर टाइपिंग स्पीड भी चाहिए होगी। अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट। ओके, हिंदी या इंग्लिश में ऑप्शन है? हाँ, ऑप्शन है। अब आते हैं मेडिकल फिटनेस पर। रेलवे में ये बहुत ही अहम होता है। हाँ, ये तो सुना है। जैसा पहले बताया था, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग स्टैंडर्ड है, A2, B2 और C2। आपको हर स्टैंडर्ड की डिटेल याद नहीं रखनी, बस मोटी बात समझिए। ठीक है। A2 स्टैंडर्ड सबसे कड़ा है, खासकर आंखों की रोशनी के लिए। अच्छा। ये स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट जैसे पदों के लिए जरूरी है, जहां सिग्नल देखना होता है, तेज रिएक्शंस चाहिए। ये एक तरह से गोल्ड स्टैंडर्ड है रेलवे का। समझ गया। B2 स्टैंडर्ड जैसे चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए वो थोड़ा कम सख्त है। ओके। और C2 स्टैंडर्ड जैसे गुड्स ट्रेन मैनेजर, क्लर्क, अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए वो न्यूनतम फिटनेस लेवल है। ठीक है। यहाँ एक बात बिल्कुल गांठ बांध लेनी चाहिए, अगर किसी ने लेसिक सर्जरी या कोई और नजर ठीक करने वाली सर्जरी करवाई है, हाँ, लेसिक तो आजकल कॉमन है। हाँ, तो वो लोग A2 मेडिकल स्टैंडर्ड वाले पदों के लिए यानी स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ओह, ये बहुत जरूरी जानकारी है। हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है उन लोगों के लिए जिन्होंने ये सर्जरी करवाई है। लेसिक के बाद फिटनेस की और क्या शर्तें हैं, इसकी पूरी जानकारी एनेक्सा 8 में है, उसे ध्यान से पढ़ना होगा। मतलब अप्लाई करने से पहले अपनी मेडिकल फिटनेस का सही अंदाजा लगाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। A2 वाले पद लेसिक वालों के लिए नहीं है, ये साफ हो गया। चलिए, अब ये समझते हैं कि अप्लाई करना कैसे है, प्रोसेस क्या है। अप्लाई सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही करना है। ऑनलाइन ओनली? हाँ, वो भी जो संबंधित आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट्स है उन्हीं के जरिए। कोई और तरीका नहीं चलेगा। और अप्लाई करने से पहले हर उम्मीदवार को आरआरबी पोर्टल पर क्रिएट एन अकाउंट बनाना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन जैसा? हाँ, एक तरह से वन टाइम रजिस्ट्रेशन है जो आगे भी काम आ सकता है। इसके लिए एक चालू मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आरआरबी सारा कम्युनिकेशन उसी पर करेगा। ठीक है। और सुझाव ये है कि पहचान के वेरिफिकेशन के लिए डिजी लॉकर या आधार का इस्तेमाल करें, उससे प्रोसेस आसान हो जाता है। ओके। अकाउंट बनने के बाद ही आप इस CEN 06-2025 के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और याद रखिए, अकाउंट की मेन डिटेल्स बाद में नहीं बदली जा सकती। ये बात तो हम पहले भी कर चुके हैं, बहुत जरूरी है। अच्छा, और जेब पर कितना वजन पड़ेगा, मतलब एप्लीकेशन फीस क्या है? हाँ, तो फीस कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग है। जो जनरल कैटेगरी OBC नॉन क्रीमी लेयर और EWS कैटेगरी के पुरुष उम्मीदवार हैं, उनके लिए 500 रुपए है। 500 रुपए? लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि अगर आप पहले स्टेज के CBT मतलब CBT 1 में बैठते हैं, तो इसमें से 400 रुपए बैंक चार्जेस काटकर वापस आ जाएंगे। हाँ, 400 रुपए रिफंडेबल है? हाँ, CBT 1 अटेंड करने पर। बाकी सभी कैटेगरीज जैसे SC, ST, एक्स सर्विसमैन, PWBD, महिला उम्मीदवार, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास यानी EBC और EBC, हाँ, इनके लिए शुल्क 250 रुपए है। और ये पूरी रकम मतलब 250 रुपए CBT 1 में बैठने पर बैंक चार्जेस काटकर वापस कर दी जाएगी। ये तो बढ़िया है। हाँ, पर यहाँ EBC और EWS में कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, ये अलग अलग है। हाँ, बिल्कुल। EBC यानी इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास वो है जिनकी सालाना पारिवारिक आय 50,000 रुपए से कम है। और EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जिनकी आय 8 लाख रुपए से कम है और जमीन जायदाद के भी कुछ नियम हैं। EBC उम्मीदवारों को फीस में छूट के लिए इनकम सर्टिफिकेट देना होगा, जो सही फॉर्मेट में और सही अधिकारी द्वारा बना हो। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और पेमेंट कैसे करनी है? पेमेंट भी सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही होगी। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI इनसे कर सकते हैं। कैश या चालान नहीं? नहीं, कैश, चालान, डिमांड ड्राफ्ट ये सब नहीं चलेगा। और फीस वापसी के लिए आपको एप्लीकेशन में अपने बैंक अकाउंट की सही डिटेल्स देनी होंगी। अपनी डिटेल्स? हाँ, कोशिश करें अपना ही अकाउंट दें,
खाता धारक का नाम, अकाउंट नंबर और IFSC कोड। किसी और का देंगे तो रिफंड में दिक्कत आ सकती है। ठीक है। एप्लीकेशन में कुछ और भी टेक्निकल चीजें हैं, जैसे इस बार लाइव फोटो का जिक्र है। हाँ, ये एक नया पॉइंट है। इस बार एप्लीकेशन भरते समय आपकी लाइव फोटो कैप्चर की जाएगी, वेबकैम या मोबाइल कैमरे से। अच्छा, वहीं के वहीं? हाँ, इसके लिए आपको एक साफ बैकग्राउंड चाहिए, सफेद या हल्के रंग का, और चेहरे पर टोपी या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए। फोटो एकदम क्लियर आनी चाहिए। इस पर ध्यान देना होगा। हाँ, साथ ही आपको सफेद कागज पर काले पेन से किए हुए अपने सिग्नेचर की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी, JPG या JPG फॉर्मेट में 30 से 70 KB के बीच। ओके, सिग्नेचर भी। और जो SC/ST उम्मीदवार फ्री ट्रैवल पास चाहते हैं, उन्हें अपना कास्ट सर्टिफिकेट PDF फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। ठीक है, ये तो हुई एप्लीकेशन की बात। अब आते हैं सबसे मुश्किल पड़ाव पर, सिलेक्शन प्रोसेस। ये कैसे होगा? हाँ, ये एक मल्टी स्टेज प्रोसेस है, मैराथन की तरह समझिए। अच्छा। सबसे पहले होगा पहला चरण, कंप्यूटर आधारित टेस्ट, यानी फर्स्ट स्टेज CBT। CBT 1। हाँ, जो इसे पास करेंगे उनके लिए होगा दूसरा चरण, कंप्यूटर आधारित टेस्ट, यानी सेकंड स्टेज CBT। CBT 2। फिर इसके बाद सिर्फ स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट के कैंडिडेट्स के लिए होगा कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी CBAT। CBAT, ओके। और सिर्फ टाइपिस्ट पोस्ट के लिए, जैसे जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट, सीनियर क्लर्क, उनके लिए होगा कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट, TST। टाइपिंग टेस्ट। हाँ, फिर इन सब बाधाओं को पार करने वालों का होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी DV। और सबसे आखिर में होगी मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी ME। उसमें चेक होगा कि आप उस पोस्ट के लिए मेडिकली फिट हैं या नहीं। इतने सारे स्टेप्स। ये जो CBT 1 और 2 हैं, इनमें असल फर्क क्या है, मतलब मेरिट के हिसाब से? और नेगेटिव मार्किंग है क्या? हाँ, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। दोनों CBTs में हर गलत जवाब के लिए उस सवाल के जितने नंबर हैं, उसका 1/3 काट लिया जाएगा। 1/3? हाँ। तो तुक्का मारना रिस्की है। हाँ, बहुत रिस्की। अब फर्क की बात करें तो फर्स्ट स्टेज CBT है, वो 90 मिनट का होगा। 100 सवाल होंगे, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस। ये असल में एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। हाँ, इसका मकसद सिर्फ भीड़ कम करना है और सीरियस कैंडिडेट्स को सेकंड स्टेज के लिए चुनना है। इसके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते। ओके, ये क्वालिफाइंग है। हाँ, असली खेल शुरू होता है सेकंड स्टेज CBT से। ये भी 90 मिनट का है, पर इसमें 120 सवाल होंगे, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स और रीजनिंग के। 120 सवाल 90 मिनट में? हाँ, आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो मुख्य रूप से इसी टेस्ट में मिले मार्क्स के आधार पर बनेगी, इसलिए इस पर फोकस बहुत जरूरी है। अच्छा। और क्योंकि ये एग्जाम कई दिनों और शिफ्ट्स में होते हैं, तो पेपर की डिफिकल्टी लेवल के अंतर को बराबर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला यूज होता है। हाँ, नॉर्मलाइजेशन जरूरी है। हाँ, ताकि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। समझ गया। मतलब CBT 2 ही असली कसौटी है, और वो जो CBAT और टाइपिंग टेस्ट हैं, उनका क्या रोल है? हाँ, CBAT जो स्टेशन मास्टर ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए है, और TST टाइपिस्ट पोस्ट्स के लिए, ये दोनों क्वालिफाइंग नेचर के हैं। मतलब इनमें पास होना जरूरी है। सिर्फ पास होना? टाइपिंग टेस्ट में तो हाँ, आपको कंप्यूटर पर इंग्लिश में 30 वर्ड्स पर मिनट या हिंदी में मंगल फॉन्ट पे 25 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड दिखानी होगी। ओके। कुछ खास तरह के PWBD कैंडिडेट्स को इससे छूट मिल सकती है, जिसके लिए उन्हें सर्टिफिकेट देना होगा, एनेक्जर VH में दिया है। ठीक है। CBAT में कई तरह के टेस्ट होते हैं, और हर टेस्ट में कम से कम 42 का T स्कोर लाना जरूरी है। लेकिन यहाँ एक खास बात है। क्या? स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट की जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, उसमें 70% वेटेज सेकंड स्टेज CBT के मार्क्स को दिया जाता है और 30% वेटेज CBAT के मार्क्स को। ओह, तो CBAT सिर्फ क्वालिफाइंग नहीं है? नहीं, सिर्फ क्वालिफाइंग नहीं है, ये मेरिट में भी 30% का योगदान देता है। ये 70-30 का रेशियो जानना तो उन पोस्ट के कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही जरूरी है। अच्छा, अब थोड़ा आरक्षण मतलब रिजर्वेशन के नियमों के बारे में भी बता दीजिए। हाँ, तो भारत सरकार के जो नियम हैं उनके अनुसार रिजर्वेशन लागू है। SC, ST, OBC, नॉन क्रीमी लेयर और EWS के लिए वर्टिकल रिजर्वेशन है। वर्टिकल, ठीक है।
और एक्स सर्विसमैन XSM और बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले व्यक्तियों PWD के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का प्रावधान है। हॉरिजॉन्टल। हाँ, PWD के तहत कई तरह की डिसेबिलिटीज को मान्यता दी गई हैं, जैसे ब्लाइंडनेस, लो विजन, हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी जिसमें एसिड अटैक विक्टिम, ड्वार्फिज्म भी शामिल है, और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वगैरह। रिजर्वेशन या दूसरी सुविधाओं जैसे स्क्राइब का फायदा लेने के लिए डिसेबिलिटी कम से कम 40% होनी चाहिए और उसका सर्टिफिकेट सही फॉर्मेट में होना चाहिए। आपने स्क्राइब का जिक्र किया, ये सुविधा क्या है और किन्हें मिलती है? स्क्राइब मतलब होता है लिखने में मदद करने वाला। ये सुविधा उन PWD कैंडिडेट्स को मिलती है जो खुद लिखने में असमर्थ हैं। जैसे जो देख नहीं सकते या जिनके लिखने वाले हाथ में कोई प्रॉब्लम हो। इसके लिए उन्हें निर्धारित फॉर्मेट में एक सर्टिफिकेट और एक अंडरटेकिंग देनी होती है। अनेक्षर V और VG में फॉर्मेट है। ओके। अब इसमें एक नई बात यह है कि स्क्राइब को भी RRB पोर्टल पर रजिस्टर करना होता है और कैंडिडेट को अपने चुने हुए रजिस्टर्ड स्क्राइब की जानकारी देनी पड़ती है। अच्छा, स्क्राइब को भी रजिस्टर करना होगा, ठीक है। अब आखिर में वो कौन सी आम गलतियां हैं या जरूरी बातें हैं जिनसे उम्मीदवारों को बचना चाहिए? मतलब कुछ फाइनल टिप्स। हाँ, कुछ चेतावनियां कह लीजिए या जरूरी निर्देश जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहला, एक कैंडिडेट सिर्फ एक ही RRB में एक ही एप्लीकेशन जमा कर सकता है। सिर्फ एक RRB, एक एप्लीकेशन। हाँ, एक से ज्यादा RRB या एक ही RRB में कई एप्लीकेशन करने पर सारे एप्लीकेशन रद्द हो सकते हैं, तो अपना RRB सोच समझ के चुनें। दूसरा, सिर्फ ऑफिशियल RRB वेबसाइट पर ही भरोसा करें। हाँ, ये बहुत जरूरी है। नौकरी दिलाने वाले दलालों या एजेंटों के चक्कर में बिल्कुल न पड़े। RRB कोई एजेंट नहीं रखता, सिलेक्शन सिर्फ मेरिट पर होता है। तीसरा, एग्जाम हॉल में मोबाइल, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाना सख्त मना है। ये तो स्टैंडर्ड रूल है। हाँ, पकड़े जाने पर उम्मीदवारी रद्द हो सकती है और भविष्य के लिए बैन भी लग सकता है। चौथा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी DV के टाइम सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखाने होंगे। ओरिजिनल? हाँ, ओरिजिनल। 10वीं का सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ के लिए, ग्रेजुएशन की डिग्री, कास्ट सर्टिफिकेट, SC ST OBC NCLO, EWS, इनकम सर्टिफिकेट EBC, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट PWD, डिस्चार्ज बुक XSM वगैरह। और ये सभी सर्टिफिकेट निर्धारित फॉर्मेट में और कट ऑफ डेट से पहले बने होने चाहिए। OBC NCL और EWS सर्टिफिकेट हाल के फाइनेंशियल ईयर के होने चाहिए। फॉर्मेट के लिए एनेक्स्चर्स जरूर देख लें। सही फॉर्मेट में होना जरूरी है। हाँ, और पांचवा, भर्ती प्रक्रिया में किसी भी तरह की धोखाधड़ी, नकल, गलत जानकारी देना या किसी और की जगह एग्जाम देना, ये सब गंभीर अपराध है। ऐसा करने पर न सिर्फ भर्ती से बाहर किया जाएगा, बल्कि फ्यूचर एग्जाम से बैन और कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। बिल्कुल सही। ये सभी बातें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। आखिर में नोटिफिकेशन के साथ जो एनेक्स्चर्स दिए होते हैं उनका क्या महत्व है? वो एनेक्स्चर्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। जैसे एनेक्स्चर A में पोस्ट के पैरामीटर्स हैं, मतलब किस पोस्ट के लिए क्या मेडिकल स्टैंडर्ड है, कौन सी PWD कैटेगरी फिट है वगैरह। एनेक्स्चर B में RRB वाइज और कम्युनिटी वाइज वैकेंसी की पूरी लिस्ट है। हाँ, वो तो आपने बताया था। हाँ, इसके बाद एनेक्स्चर 1 से लेकर आगे तक अलग अलग सर्टिफिकेट के फिक्स्ड फॉर्मेट दिए गए हैं जी। SC ST OBC NCL EWS EBC इनकम सर्टिफिकेट PWD के अलग अलग फॉर्म, एक्स सर्विसमैन का डिक्लेरेशन वगैरह। अच्छा, सारे फॉर्मेट्स उसमें हैं। हाँ, कैंडिडेट्स को अपनी जरूरत के हिसाब से इन्हीं फॉर्मेट में सर्टिफिकेट बनवानी चाहिए। एनेक्स्चर 7 खास तौर पर स्टेशन मास्टर, ट्रैफिक असिस्टेंट के कैंडिडेट्स के लिए है, जो उन्हें आई स्पेशलिस्ट से लेना होगा। आई स्पेशलिस्ट से? हाँ, और एनेक्स्चर 8 जैसा हमने बताया लेसिक सर्जरी वालों के लिए फिटनेस क्राइटेरिया बताता है, तो इन पर एक नजर डालना बहुत जरूरी है। तो ये थी RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल भर्ती CEN 062025 की अधिसूचना से जुड़ी जानकारियों की हमारी गहरी पड़ताल। हमने पदों, तारीखों, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन और सिलेक्शन प्रोसेस के लगभग हर जरूरी पहलू को छूने की कोशिश की है। निश्चित रूप से ये एक लंबी और थोड़ी कह सकते हैं जटिल प्रक्रिया है, इसलिए सबसे पहली सलाह यही है कि उम्मीदवार पूरी अधिसूचना को खुद ध्यान से पढ़ें, हर इंस्ट्रक्शन को समझें और फिर सावधानी से अप्लाई करें। हाँ, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना तो पहला कदम है। बिल्कुल, और तैयारी भी फिर उसी हिसाब से प्लान करनी होगी। सही कहा। और इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मन में जरूर उठता है,
ये जो इतनी मल्टी स्टेज और इतनी कॉम्पिटिटिव सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें सिर्फ सिलेबस पूरा कर लेना ही क्या काफी है? ये तो सोचने वाली बात है। या फिर सफलता के लिए उम्मीदवारों को अपनी तैयारी को और ज्यादा स्ट्रेटेजिक बनाने की जरूरत है? कुछ अलग करना होगा शायद, ताकि वो इस भीड़ में सबसे आगे निकल सकें। ये सोचना शायद तैयारी का पहला कदम हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। रणनीति बहुत मायने रखती है।